Hello beta, how are you all? Myself Rohit Kumar. Welcome to your channel Dear Topper, where we make toppers. So बेटा आज हम सेट 3 करेंगे सीबीएसई बोर्ड 2025 का साइंस का पेपर कराऊंगा। ये हुआ था 20 फरवरी 2025 को, ठीक है। सेट 1 और सेट 2 के सॉल्यूशन में ऑलरेडी डाल चुका हूं। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें तीनों सेट एक साथ डले हुए हैं। उस पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, ठीक है। अच्छा, इस पूरे पेपर का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप चाहते हो अटेम्प्ट करना तो आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रह जाए पूरे पेपर करने के बाद तो कमेंट्स में लिख देना या फिर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करो। क्यों? क्योंकि स्कोर मैं आपको करवा के रहूंगा एंड दैट इज द प्रॉमिस, आई प्रॉमिस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन बताया तो बोर्ड की इंस्ट्रक्शन सही है ऑफिशियल के। क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन होते हैं, 39 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए आपका 1 मार्कर होता है, इसमें एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। बी आपका 21 से 26 क्वेश्चन नंबर आएगा जिसमें 2 मार्क आते हैं और इसमें 30 to 50 वर्ड लिखने होते हैं। सेक्शन सी में 27 से 33 ये 3 मार्कर होता है। सेक्शन डी आपके बड़े क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर वाले 34 से 36, और सेक्शन ई आपका 37 से 39 होता है, ठीक है। इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होती, इंटरनल चॉइस गिवन होती है, क्वेश्चन पे डिपेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट बायो मैग्नीफाइड एट डिफरेंट लेवल, तो किस लेवल पे बायो, तो डीडीटी। डीडीटी पता है क्या होता है? डीडीटी होता है जो उसमें डाला जाता है आपके क्रॉप्स के अंदर, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर में डाला डाला जाता है। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं, बॉडी में केवल बढ़ता चला जाता है ना, इसी को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। आगे कह रहा है इन द फूड चेन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट एफिशिएंट फूड चेन इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के टर्म में सबसे बेस्ट फूड चेन कौन सी है? तो सबसे छोटी फूड चेन सबसे बेस्ट होती है, प्लांट और मैन। आपको पता है मैन जो है, मैन इज अ ओमनीवोर, तो वो प्लांट भी खा सकता है और मीट भी खा सकता है। तो सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट होने का मतलब है सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक एलिमेंट एम है, इसको नीचे कर ले जरा। एक एलिमेंट एम है जिसके 25% इलेक्ट्रॉन है फिल है थर्ड शेल में। तो मतलब 3 शेल है हमारे पास, के, एल और एम, ठीक है। 25% है थर्ड शेल के, तो मतलब ये पूरा भरा हुआ है। तो अगर ये पूरा भरा हुआ है और ये पूरा भरा हुआ है, इसका 25% निकालना। 25% निकालो जरा 8 का, तो 25% ऑफ 8 निकालो जरा, तो ये आएगा 4, ये गया 2, तो ये आ गया 2, तो 282 आ गया। 282 किसका होता है? इट इज मैग्नीशियम। तो बी आंसर आएगा इसका। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है एन ऑप्टिकल डिवाइस एक्स है जो ऑब्लिकली रखा गया पाथ इन द नैरो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अगर इमर्जेंट रे डिस्प्लेस लेटरली, हाँ तो ये तो ग्लास स्लैब होता है। ऑब्लिकली जाती तो याद है डिस्प्लेसमेंट होती है, वो रिफ्रैक्शन होती है। अ पीस ऑफ वायर आर इज कट लेंथवाइज इनटू 3 आइडेंटिकल पार्ट्स। एक तार है, इस तार को 3 पार्ट में काट दिया गया, ऐसे मान लो। ये आपको पता है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। एंड देन इनको पैरेलल में लगा देगा। अगर इसको 3 में काटा, इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी 3 में कटी, तो ये भी R/3 हुआ, ये भी R/3 हुआ, ये भी R/3 हुआ। कह रहे हैं इसको पैरेलल में लगा दिया। अब इसको पैरेलल में लगा दो, ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये लगा दिया, R/3 R/3 और R/3। कह रहे हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कॉम्बिनेशन का वो R डैश है, इसका जो नेट R है वो R डैश है। कह रहा है बताओ R/R डैश क्या हो। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, पता है आपको, बैक में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो R डैश निकालते हैं तो 1/R डैश होगा आपके पास 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। क्लियर है? और जब भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है तो वो ऊपर चला जाता है, तो ये हुआ 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। इन तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है? इन तीनों का एलसीएम आएगा R, तो ये हो गया 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये आ गया हमारे पास 1/R डैश इज इक्वल टू 9/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो R/R डैश कितना आ गया हमारे पास? 9 आंसर आ गया। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। डी आंसर आ चुका है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, डी आ चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, केमिकल रिएक्शन किस में नहीं होती? जब मिल्क रह जाता है तो मिल्क खराब हो जाता है, इसमें हो गई, ग्रेप में होती है ना, आयरन में होती है। तो आंसर इज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर में नहीं होती। नेक्स्ट कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन गैस क्लोराइड ह्यूमिड ह्यूमिड एटमोस्फेयर में अगर हमें करनी है तो उसको एक गार्ड ट्यूब से ले जाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड से ले जाया जाता है। तो आंसर इज, सेकंड का आंसर होगा इट इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। कह रहे सेलेक्ट करो इनमें से हाइड्रोकार्बन में से जिनके बीच में एक सिंगल सीसी होगा और एक ट्रिपल सीसीसी होगा। तो सिंगल सीसी होगा, ठीक है, और एक ट्रिपल सीसीसी होगा। तो नाम लिख दो इसका। इसका नाम क्या है? इसके पास
3 दे दो, इसको चाहिए नहीं, इसको 1 दे दो। इसका नाम हो गया प्रोपाइन। तो प्रोपाइन आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। ठीक है। कह रहा है कि एसेंशियल एलिमेंट बताओ जो सॉइल को चाहिए जिससे वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है। तो सॉइल को चाहिए होता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये हमने 9th क्लास से पढ़ा था। थोड़ा सा कंसेप्ट इसलिए 10th में भी कई बार आ जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन आंसर है। इसमें कई बच्चों को दिक्कत हुई होगी, मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ आंसर आया कैसे, है ना। बच्चे रट्टा मार के गए 60 होगा, बट एग्जैक्टली आपको रीजन बताता हूँ मैं एग्जैक्टली होगा कैसे। minimum number of identical bulb of rating 4 watt 6 volt that can work desired brightness when connected in a series with 240 volt main supply। कितने बल्ब में लगा दूंगा जिसकी पावर है 6 वोल्ट और ये वी काम करेंगे 4 वोल्ट पे, कितने नंबर ऑफ बल्ब लगाऊंगा। तो सबसे पहली बात, हमें सीरीज सर्किट है, हमें सीरीज काम करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई। ठीक है। तो P इज इक्वल टू वी आई, तो 6 इज इक्वल टू V कितना है हमारे पास 4 इंटू आई। तो ये हो गया 6/4 इज इक्वल टू आई। तो 3/2 आ गया, तो आई आ गया हमारे पास, दैट इज 1.5 एम्पियर आ गया। तो जो पूरी सीरीज में करंट घूम रहा है वो निकाल लिया हमने। तो इसका मैं आर भी निकाल लेता हूँ, है ना। क्योंकि हमें V पता है, I पता है, तो मैं आर निकाल सकता हूँ। क्या, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है, 4 इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर। तो ये आएगा 4/1.5 इज इक्वल टू आर। पॉइंट हटा, जीरो लगा, 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा, तो आर आ गया 8/3 ओम। इसको डेसिमल में मत जाओ, ठीक है, इतना ही रखो। तो मतलब फिलहाल मैंने सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मेरा आर आ गया 8/3। ठीक है। अब वो कह रहे हैं सीरीज में दूसरे करंट पे जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, वो जो 240 वोल्ट है अब इसको उठा लेते हैं। अब हमारे पास वी कितना है, 240 वोल्ट है, और हमारे पास आपको पता है ना करंट तो सेम ही घूमेगा, तो करंट कितना होगा 1.5 एम्पियर। अब इससे आप आर निकालो, और जो इस आर और उस आर को डिवाइड कर दो, आप देखो 60 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये होगा V इज इक्वल टू आई आर। तो V कितना है 240 इज इक्वल टू 1.5 इंटू आर। पॉइंट हटाया, 10 लगा, 5253। तो ये आ गया आपके पास 240 इंटू 2/3 आर आ गया। तो कितना आ गया, ये 80 160 आ गया। आर डैश बोल दो इसको, आर डैश, आर डैश बोल देता हूँ, है ना, अलग अलग है ना क्योंकि समझ में आएगी। तो ये हो गया 160 ओम। अब देखो 240 में लगाना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें 240 में चलाना है इसको, ठीक है। कितने 240 में लगा सकता हूँ मैं, तो हमने ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी किया था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए इसने 4 वॉट और 6 वॉट दे दिया, 4 वोल्ट और 6 वॉट। तो हम क्या करेंगे, मतलब मान लो कि 8/3 8/3 8/3 वाले में कितने लगाऊंगा, तो नेट आर कितना है हमारे पास, आर डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यही था ना। अब आर डैश कितना है अपने पास 160, तो 160 इज इक्वल टू R1 8/3 प्लस 8/3 प्लस 8/3, है ना, ये रहा। तो ये हो गया 160 इज इक्वल टू, इसको हम मान लो 8/3 x मान लो, हमें नहीं पता कितना, क्योंकि प्लस प्लस होते जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये हुआ 160 अप इंटू 3/8, एक्स आ रहेगा आपका 8 2 ज़ा, तो 20 इंटू 3 कितना आ गया, तो 60 बल्ब लगेंगे। तो 60 इज द आंसर। वैसे आपको पता है इसका शॉर्टकट भी होता है, अगर एग्जाम में एमसीक्यू आए ना तो शॉर्टकट से करना होता है हमें। 60 निकल के ना आंसर 60 आ चुका है पेपर में, बट आपको इतना बड़ा आंसर नहीं करना था। आप बोलोगे सर इतना बड़ा आंसर आया था क्वेश्चन, नहीं, बोर्ड में नहीं आया था। आपने कुछ नहीं करना, देखो बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने दोनों के वी को डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आपके सामने है। जब भी सीरीज में होगा ऐसा, मतलब मैं इसका और पार्ट कर देता हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक है ना, ये है आम जिंदगी, और अब मैं जो बताने आ रहा हूँ वो है मेंटोर जिंदगी, ध्यान रखना। तो इसका नंबर ऑफ बल्ब निकालना है ना हमने, तो 240 को आप सीधा, आप क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, लो आंसर आ गया। कितना सिंपल था, ठीक है, याद रखना। आगे चलें। तो एक बल्ब है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 13, एक बल्ब है जिसका V 220 है, P आपका 11 वोल्ट है। कह रहा है इसका फिलामेंट जब ग्लो करता है तो पावर 220 पे बताओ कितनी होगी। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस बताना है हमें। P कितना गिवन है हमें, 11 वॉट। B कितना गिवन है हमें, 220 वोल्ट। और P का फॉर्मूला क्या होता है, PVR का फॉर्मूला, R निकालना है हमें, PVR का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। लो क्वेश्चन ही खत्म। P कितना है 11, V स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर, और R हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो R आया आपके पास 220
इंटू 220/11, 11 2 ज़ा 22, मल्टीप्लाई करोगे आप 22 इंटू 2 ये आएगा 4400 ओम, 4400 ओम आएगा। ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, मेरा ट्रेड ट्रू स्टेटमेंट बताओ अबाउट द लिम्फ। तो लिम्फ की स्टेटमेंट अगर चेक करते हैं, पहला कह रहा है लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन इनटू लार्ज आर्टरीज। सब कुछ सही कह रहा था, बट आर्टरीज की वजह से ये गलत हो गया, वेन्स होना चाहिए। लिम्फ कंटेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल, सही बात है। लिम्फ कंटेन सम अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल नहीं होते उसके पास। तो ए और सी तो गलत ही हो गया, डी चेक कर लेते हैं। लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी और कह रहा है वेन, हाँ तो बी सही है और डी सही है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है प्लांट लाइक रोज एंड बनाना है लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। सीड्स, ये तो वेरी रेट प्रोपागेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू हम ग्रो करवाते थे, याद है। प्योर टॉल का हुआ कैपिटल टी एंड अ प्योर डवार्फ स्मॉल टी को हमने क्रॉस कराया। बताओ परसेंटेज ऑफ टॉल प्लांट इन F1 जनरेशन। F1 में तो ऑल आर टॉल आते थे, F1 में तो 100% आएगा क्योंकि ऑल आर टॉल होते थे। ऑप्शन चेक कर लो, चारों ही 100% है, बताओ। एंड F2 जनरेशन, F2 में आता था 3:1 की रेशो। 3:1 मतलब 75% और 25%, तो इसमें से जो होता था टॉल वो होता था 75, तो 175 आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है इन ए बाइसेक्सुअल फ्लावर द मेल गैमेट आर प्रेजेंट। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल गैमेट कहाँ होता है? एंथर में होता है ना। पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन एंथर में होती है, याद है। टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन अ स्क्रीन, हमें एक इमेज लेनी है जिसकी -1 है। माइनस से मुझे पता लगता है कि वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और 1 से पता लगता है कि वो सेम साइज की है। बात समझ आ रही है? ये हमने पढ़ा था क्लास में। 1 से बड़ा होगा तो एनलार्ज, 1 से छोटा होगा तो डिमिनिश्ड। ऑन ए स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 है, फोकल लेंथ 20 है और हमें -1 की रियल इन्वर्टेड इमेज लेनी है, तो ये तो एट सी वाला केस हुआ, एट 2f1 वाला। तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूंगा? ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा डबल पे, तो आंसर आएगा 40। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया आप जरा यहाँ देखो। ठीक है, आप ये लोग यहाँ देखो, रियल इन्वर्टेड बनानी है ना। देखो ये आपको 20 गिवन है, ध्यान से देखना, तो ऑब्वियसली ये 40 होगा, और अगर वो 40 पे रखेगा तो इसका डबल ही तो होगा ही, और क्या होगा, है ना। 40 पे रखेगा तभी तो बनेगा, 2f1 रखेगा तो 2f2 ही तो बनेगा। याद है, ये यहाँ से जाएगी और एक यहाँ से निकलेगी, एग्जैक्ट इसके नीचे बनेगी, याद आ गया। नेक्स्ट अगला कह रहा है इन रेप्टाइल द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिसाइड द सेक्स ऑफ द, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है वो। रेप्टाइल में जिस टेम्परेचर में वो अंडा, जो अंडा को प्रॉपर हैच करते हैं ना, वो प्रॉपर उसको सेक लगाते हैं, उस वो डिपेंड कर, वो डिसाइड करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स। दोनों सही है, बिकॉज लगा के देखो, लिंक बैठ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लिंक आ रहा है, तो ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि लिंक हो रहा है बिल्कुल। large एनिमल ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी इजीली बिकॉज, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हमारा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। इसके आगे बिकॉज लगाओ, वो एयर से ऑक्सीजन को ले लेता है और बॉडी, सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो 17 का होगा आंसर ए। तो आंसर आ चुका है 17 का ए। नेक्स्ट आदर्शन कह रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर स्लोली टू एसिड। ये लो बात ही गलत कर दी। वो कह रहा है एसिड में पानी डालोगे, आप एसिड में कोई पानी डाल ही नहीं सकते। हमेशा हम पहले पानी लेंगे, पानी में एसिड डाला जाता है, नॉट, तो आदर्शन गलत हो गया, ये सही है, आदर्शन गलत, रीजन सही। तो ये हो गया डी ऑप्शन, तो इसका आ गया डी, आंसर आ गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर। आदर्शन कह रहा है बिल्कुल ठीक बात है, व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर में डिस्पर्स्ड होती है। इसके आगे बिकॉज लगा लो, पहले दोनों लाइन चेक करते हैं। रीजन कह रहा है द रेड लाइट बेंड द लीस्ट, सही बात है, वायलेट लाइट बेंड द मोस्ट व्हेन लाइट पास थ्रू ग्लास प्रिज्म। अब दोनों को एक साथ पढ़ो, देखो आदर्शन सही है, रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर, ठीक है, इट इज डिस्पर्स्ड बाय ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर बिकॉज द रेड लाइट बेंड द लीस्ट वाइल द वॉयलेट लाइट बेंड द मोस्ट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। बिल्कुल ठीक बात है, लिंक भी हो रहा है। ए ऑप्शन करो और आगे चलो, आंसर आ चुका है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट नेम द कंपाउंड जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। देखा, मैं कई बार कहता था जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाला कर लो भाई। तो इसके दो कंपाउंड थे हमारी जो बुक में लिखे हैं, तो आप एक नहीं लिखोगे, आप दोनों लिख दो यार। तो एक तो AgCl होता है और एक AgBr होता है। ठीक है, स्टेट वेदर दैट रिएक्शन इज एगोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब रिएक्शन लिख के भी दिखानी है आपको।
भाई यहाँ पे सनलाइट डालो, यहाँ पे सनलाइट डालो, ये होगा Ag और Cl2 बैलेंस करके लिखना है हमने एग्जाम में। ये होगा Ag प्लस Br2 बैलेंस करके लिखना है हमने फिर से। ठीक है, रिएक्शन लिख दिया हमने। स्टेट वेदर रिएक्शन है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। तो भाई ये याद है फोटोलिटिक होती थी, तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, रीजन बता दो, जस्टिफिकेशन देना है। बिकॉज सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय AgCl और AgBr and it is used to break it and make Ag। ठीक है भाई, अगर आप किसी को हीट दोगे तो वो एंडो होगा, और कहीं से हीट निकलेगी तो वो एक्सो होगा। सिंपल सा फंडा है। और हमने क्लास में करते टाइम मैंने पढ़ाई भी थी ये बात, कि अगर हम हीट डालेंगे, अगर हम हीट दे रहे हैं, सनलाइट से हीट मिल रही है ना इसको, तो ये एंडोथर्मिक होगा, तो एक्सो नहीं होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड बना के दिखाओ बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बनाते हैं अभी। एटॉमिक नंबर दे रहा है, बताओ कितना अच्छा आदमी है यार ये। कौन देता है एटॉमिक नंबर, बट फिर भी देखो आपको दे रहा है। देते नहीं है वैसे, जनरली स्कूल वाले भी नहीं देते हैं। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बना के दिखाओ CaCl2। तो इसको 3 स्टेप में करवाता था मैं, और बिल्कुल एज इट इज करके आना है आपका, आधा नंबर नहीं घटेगा इसमें। ठीक है, स्टेप नंबर 1 मेटल का। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल से क्या होगा, मेटल से आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्योंकि Ca का एटॉमिक नंबर होता है 20। 20 का मतलब हुआ 2882। क्लोरीन का होता है 17। 17 का मतलब हुआ 287। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैल्शियम लूज करेगा, और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो Ca2+ बनाएगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले उसको यहाँ लिख दो। स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 होता है नॉन मेटल का। नॉन मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यहाँ पे 2 निकलने थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन होना है, तो Cl में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। गेन होगा तो लेफ्ट पे लिखूंगा, लूज होगा तो राइट पे लिखूंगा, सिंपल। ये आया Cl पे 1-। मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आपका आधा नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में। ठीक है, चेक कर। तो अब कह रहा है CaCl2 बनाओ, तो Ca को 1 बनाओ, बीच में लिखो प्लस, Cl 2 बनाओ। और Ca के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया। क्या बनाया ये क्या बनाया, ये देखो Ca से 2 जा रहे हैं ना, तो Ca पे क्या बनेगा, Ca पे बनेगा 2+। ठीक है, क्या बनेगा ये बनेगा Ca पे 2+। और Cl पे आ रहे हैं, तो Cl पे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 1 - CaCl2। लो, ये 3 स्टेप करके आने होते हैं आपको एग्जाम में। पहला स्टेप होता है मेटल का, दूसरा स्टेप होता है नॉन मेटल का, और तीसरा स्टेप होता है ट्रांसफर दिखाने का, जो मैंने दिखाया है। दिख रहा है आपको, ये देखो ये रहा। ठीक है, ये तीनों स्टेप करोगे तो आपको आधा नंबर भी नहीं घटेगा। ठीक है, स्टेप 1 इलेक्ट्रॉन, जब मेटल का स्टेप है उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, राइट पे आएगा। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट पे आएगा। तीसरे में ट्रांसफर दिखाओ, खत्म करो, पूरे मार्क्स लेके जाओ 2 नंबर। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है और पार्ट, इसी का और पार्ट है इसी क्वेश्चन का। कह रहा है जस्टिफाई, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, एक एम्फोटेरिक होता है। सही बात है, होता है। कह रहे हैं इस बात को जस्टिफाई कर दो रिएक्शन देके। भाई पहली बात एम्फोटेरिक लिख दो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स which react with both which react with both acid as well as base। ठीक है, हमने पढ़ा था वैसे मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल का नेचर बेस होता है, बट ऐसे ऑक्साइड भी होता है जो दोनों से मिलते हैं। कह रहे रिएक्शन लिख दो, तो रिएक्शन लिखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, पहले एसिड से Al2O3 की, पहले एसिड से लिखो, फिर Al2O3 की, फिर बेस से लिखो। और मैंने कई बार क्लास में बोला है, एक ये वाला और एक ZNO वाला रिएक्शन, इन दोनों में से एक आना ही आना है। देखो बोर्ड में आपके सामने आ रखा है। ठीक है, होगा क्या, Cl उठ के यहाँ पे, O उठ के यहाँ पे, ये बनाएगा
Cl3 प्लस H2। इसको हम बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 लगा दूं। यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूंगा तो यहाँ पे Cl कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, यहाँ पे 3 आएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है। अच्छा, ये बनाएगा अल्यूमिनेट, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बनाएगा सोडियम अल्यूमिनेट। सोडियम होता है Na वैलेंसी 1, अल्यूमिनेट होता है AlO2 वैलेंसी 1, कट गया। ये बनाएगा सोडियम अल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2O, एम्फोटेरिक है, H2O बनेगा। इसको बैलेंस कर लें या ऑलरेडी बैलेंस है ये? इसको हम बैलेंस कर लें, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगा दूं, तो ये हो गया Na2 Na2 Al2 Al2, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 और 2 5, कितना हो गया 5। हाँ, बैलेंस हो गया आपका। क्लियर है? तो ये है आपकी, तो जस्टिफाई कर गई ना, ये एसिड से भी मिल गया, बेस से भी मिल गया। तो ये चीज क्या जस्टिफाई करती है कि ये क्या है, दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट। कह रहे हैं नेम द टिश्यू विच फॉर्म दी वॉस्कुलर बंडल। भाई वॉस्कुलर बंडल बनाने वाले हमारे 2 ही टिश्यू होते हैं, और वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं जो वॉस्कुलर बंडल बनाते हैं प्लांट्स के। ठीक है। कह रहे हैं फंक्शन बताओ इनके प्लांट्स में। तो जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम कैरी फूड, प्रिपेयर्ड फूड कह सकते हैं हम। ठीक है। जाइलम में जो होता है वो क्या होता है, पानी हमेशा नीचे से उठता है ना, तो इट इज हमेशा जो कैरी यूनी डायरेक्शनल जाता है, और खाना जो जाएगा, खाना ऊपर नीचे भी जा सकता है, तो इट इज बाई डायरेक्शनल। 2 नंबर का था, आई थिंक 2 पॉइंट भी लिख दोगे तो दे आर मोर देन इनफ। क्लियर है? प्रिपेयर्ड फूड लेके जाता है फ्लोएम, जो खाना बनता है ना क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। नेक्स्ट कह रहे हैं ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, मार्क द एंगल through which emergent ray bend from the direction of the incident ray and also name it। तो भाई प्रिज्म बनाना है, आप सबको मार्क करने हैं और उनका नाम बता दो बस। रे डायग्राम बना दो आप, ये प्रिज्म बनाना है हमने, ये प्रिज्म बन गया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे गई, ये नॉर्मल था अपना, ये रिफ्रैक्टेड रे गई, ये नॉर्मल था अपना, और ये इमरजेंट रे। लो, हो गया। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सब रेस का नाम दे दो। इंसिडेंट रे बोल दो इसको, इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, इसको ए बी बोल दो, इस पॉइंट को, इसको बी सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको पी क्यू आर बोल दो, पी क्यू आर। ये होता है अपना एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं इसको। क्लियर है? इस रे का नाम लिख दो, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, वैसे आपसे पूछा नहीं है, आपसे पूछा सिर्फ यही है जो पॉइंट सी पे बन रहा है, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। और इस एंगल को हम, ये नॉर्मल है अपना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। याद रहेगा। अब वो कह रहे हैं बताओ मार्क द एंगल थ्रू विच इमरजेंट रे बेंड फ्रॉम द मार्क फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब आपने क्या करना है, इंसिडेंट रे को आगे लेके जाना है और इमरजेंट रे को पीछे लेके आना है। इस एंगल को क्या बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है? कह रहे हैं इसको मार्क करके बताओ इसका नाम क्या है। ये इसके मार्क देगा वो 2 नंबर, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। याद आ रहा है? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। वैसे अभी रिफ्रैक्शन इंसिडेंट रे नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, मेन डेविएशन दिखाना था इसमें मेनली। एंड ऑल्सो नेम इट, नाम दे दिया मैंने, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसी का और पार्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है नेम द टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड बाय द पर्सन फॉर द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो भाई प्रेस बायोपिया को हम ठीक करते हैं किससे, हम करते हैं बायफोकल लेंस से, बायफोकल लेंस से डिनो ठीक करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर, ये बना कैसा होता है, कई बच्चे, मुझे पक्का पता है पेपर में डायग्राम बनाए होंगे, है ना। भाई स्ट्रक्चर आपसे ये नहीं बोल रहा कि उसको बता दो कि दिखता कैसा है वो स्ट्रक्चर, मतलब बना कैसा होता है वो। तो इसका जो लोअर पार्ट होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ताकि आप पास का देख सको। ऊपर वाला पार्ट होता है कॉनकेव लेंस, ताकि आप दूर का देख सको।
इस बंदे को दोनों बीमारियां हो जाती है क्योंकि ये एज के साथ होती है, ठीक है। एंड रीजन, रीजन भी दे रहा है, गिविंग रीजन। अच्छा पहले रीजन लिख देता हूँ मैं। तो इसका रीजन हुआ क्योंकि जो हमारी आंख को जो मसल्स पकड़े हुए हैं ना, सीलरी मसल्स, वो वीक पड़ जाती है ड्यूरिंग ओल्ड एज, ड्यूरिंग ओल्ड एज, ठीक है। द सीलियरी मसल्स बिकम्स वीक, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। अभी जो आपने बना के दिखाया ना, इसको एक्सप्लेन तो कर दो, इसको क्या लिखेंगे हम? क्या? इट इज करेक्टेड बाय, कैसे? बायफोकल लेंस, वेयर लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस फॉर नियर विजन, पास देखने के लिए। एंड अपर पार्ट, एक सेकेंड, अपर पार्ट इज फॉर, अपर पार्ट इज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस फॉर डिस्टेंट, डिस्टेंट विजन। खत्म। अब आपके मार्क्स काट के दिखा दे, वो 2 नंबर पूरे देगा आपको, मजा आ जाएगा उसको आंसर बैठ के। बाय गॉड, क्या अब लिखा है बच्चे ने। राइट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिख दिया हमने, देख लो, चेक कर लिया, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। ऑफ द लेंस कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्शन, गिविंग रीजन फॉर सच डिजाइन, रीजन ही बता दिया मैंने, कॉज ही बता दिया इसका, ये कॉज है इसका, रीजन ये रहा इसका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट दैट इन ह्यूमन बीइंग फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स मेल और फीमेल ऑफ द चाइल्ड। तो सबसे पहले हमें इसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे मैन। मैन के पास जो क्रोमोसोम होता है वो होता है एक्स वाई, फिर हम बनाएंगे वुमेन। वुमेन के पास क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स, ठीक है। अगर मैन का एक्स गया, वुमेन के एक्स के साथ मिला, तो नेक्स्ट जनरेशन विल बी अ गर्ल। मैन का वाई गया, वुमेन के एक्स से मिला, तो नेक्स्ट जनरेशन एक्स वाई हुआ, तो नेक्स्ट जनरेशन विल बी अ बॉय। तो मीन्स हम लिखेंगे क्या आंसर? अ वुमेन हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ कौन से क्रोमोसोम? एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। वाइल अ मैन हैज, एक मैन के पास क्या होता है? अब मिसमैच पेयर, एक मिसमैच पेयर होता है, ठीक है, दैट इज एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर, जब दोनों के दोनों फ्यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा यहाँ लिख दूं क्योंकि मेरे सर पे आ रहा है शायद, है ना। फ्यूज टुगेदर तो क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टुगेदर, तो वुमेन, वुमेन क्या डोनेट करेगी? वुमेन गिव्स ओनली एक्स क्रोमोसोम। सिर्फ आप फ्लो चार्ट बनाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वाइल men can give X as well as Y if he gives X क्रोमोसोम, अगर उसने X क्रोमोसोम दे दिया, then it is a girl, ठीक है, वो गर्ल हो जाएगी। if but if he gives a Y क्रोमोसोम, then it is a boy. So therefore हम क्या कह सकते हैं? Therefore it is the father, it is the, it is the father that decides सेक्स ऑफ द चाइल्ड, दैट डिसाइड्स सेक्स ऑफ द चाइल्ड। समझ आ रही है बात? आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो ना कि हम 2 नंबर में क्या लिखे, कैसे लिखे। अब आप बता दो टीचर, आपने सोच सोच के देखो, एज ए टीचर सोच के देखो, मान लो मुझे, मैं स्टूडेंट हूँ, क्या आप इस बच्चे के मार्क्स काट सकते हो? ये होता है प्रॉपर तरीके से पेपर करना, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है पैटर्न बना दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर।
और कह रहा है करंट की डायरेक्शन बता दो मुझे और मैग्नेटिक फील्ड की बता दो और रूल का नाम बताओ। तो रूल कौन सा था? वो था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल से पता लगाते थे। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम हमें कौन सा बनाना पड़ेगा? हमने एक वायर बनानी पड़ेगी, यहाँ पे हम बैटरी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन लगा देते हैं और यहाँ पे हम एक कार्डबोर्ड सा बनाते थे, याद है? यहाँ पे एक कार्डबोर्ड बनेगा ऐसे, और कार्डबोर्ड के अंदर ये वायर जाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? अगर ये प्लस है ये माइनस है, करंट ऐसे गया और जब भी ऐसे जाएगा डाउनवर्ड जाएगा। तो मैंने कई बार बताई है ये बात, ये हमेशा कैसे घूमेगा? सर्कुलर घूमेगा और क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अगर आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो इसकी, तो अगर आप अपने थंब को ऐसे नीचे रखते हो और अगर आप ऐसे घुमाते हो, तो अगर आप यहाँ से देखोगे, देखो ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा के दिखाता हूँ। लुक, आप इसको देखो जरा, आपको उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा राइट हैंड है ये। आप इसको चेक करो, ये देखो आपको कैसे घूम रहा है ये। तो क्लॉकवाइज घूमेगा ये। अब अपने हैंड को अगर आप इस डायरेक्शन में रखोगे ना, नीचे की तरफ ऐसे, और अगर आप अपने हैंड को, फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे और आप इस हैंड से देखोगे, तो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। वैसे मैंने कई बार क्लास में बताई थी कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा याद रखो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है करंट, तो ये कैसे घूमेगा? ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मतलब ये इट विल गो लाइक दिस, ऐसे, लाइक दिस। तो ये निकल गया। कह रहा है मुझे रूल बता दो, कह रहा है मुझे रूल बता दो। अच्छा, नेम द रूल, नेम द रूल। तो रूल कौन सा लगाया मैंने? थंब रूल लगाया। तो ये है रूल मैक्सवेल का राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? आगे चले नेक्स्ट। If we want to obtain a virtual image and magnified image of an object by using a concave mirror of focal length 18, भाई फोकल लेंथ कह रहा है, कॉनकेव भी कह रहा है, कॉनकेव कह रहा है और फोकल लेंथ 18 कह रहा है, कह रहा है और वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूँ? तो मेरी बात सुनो, तो वर्चुअल इमेज तो एक ही होती है ना कॉनकेव में, याद है लास्ट केस, डेंटिस्ट केस। इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ? क्या कह रहा है? वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्ले, तो रेंज बतानी है आपको। तो मतलब कॉनकेव मिरर में तो फोकल लेंथ कितनी है अपने पास? -18 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ, रेंज पूछिए आपसे, तो रेंज होगी आपकी 0 to 18 सेंटीमीटर। आप इनके बीच में कहीं भी रख दो, आपकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ठीक है। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन +2। एम दे रहा है आपको +2। तो पहले पार्ट का आंसर मैंने दे दिया, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं रेंज लिखने के बाद, क्या? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन 0 to 18 सेंटीमीटर, ये लिख भी देना। और ज़्यादा होगा तो डायग्राम भी बना देना। टीचर ने खुश हो जाना है कि बाय गॉड क्या बच्चा है, मज़ा आ गया, है ना। पी, एफ और सी, ये रहा, ये सीधा गया, ऐसे निकल गया, दूसरा पी से निकला, ये दोनों बैक साइड में मिल गई। याद आया? केस याद आया? ये डेंटिस्ट केस। अब हम करते हैं इसके दूसरे पार्ट को। दूसरा पार्ट कह रहा है मिरर फॉर्मूला को यूज करो और मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल दो जिसकी मैग्निफिकेशन +2 है। तो इसको हम छोटा कर दें क्योंकि मेरे पास जगह फिर से खत्म हो गई है। ये रहा, शुरू करते हैं। देखो, मैग्निफिकेशन है +2, ठीक है। एम का फॉर्मूला क्या होता है मिरर के केस में? इट इज -v/u। तो 2 इज इक्वल टू -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 2u इज इक्वल टू -v। क्लियर है? अब आप लगा दो मिरर फॉर्मूला, क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v की जगह मैं क्या लिखूं? हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, निकालना है, u निकालना है ना, आपसे u पूछा है क्वेश्चन में। तो आप एक काम करो, v की जगह आप एक काम करो, इसको लिख दो -2u इज इक्वल टू v, सेम बात ही है। तो 1/-2u लिख दो प्लस 1/u लिख दो इज इक्वल टू 1/-18, 1/-18। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव साइन नीचे नहीं रहता। तो ये हुआ -1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू -1/18। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2u, ये आया -1 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/18, ठीक है। यहाँ कर दें तो ये हुआ 1/2u
इज इक्वल टू -1/18 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू हुआ -2 बाई हाँ एक सेकेंड, 18 को यहाँ ले आओ और माइनस को यहाँ ले आओ, -2 यू आ गया। तो ये आ गया आपके पास, यू आ गया इस -9 सेंटीमीटर। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस ऑन दी लेफ्ट। आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है नेम एंड डिस्क्राइब द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल को रिफाइन करने के लिए एक ही मेथड यूज होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्लास में किया था हमने, कॉपर वाला, याद है? मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम देख लेते हैं एग्जाम में एग्जैक्टली लिख के क्या आना है। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में क्या होता था, हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, यहाँ पे एक लेते थे इम्प्योर, एक लेते थे प्योर, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते थे बैटरी, बैटरी लगाते थे, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये प्लस, प्लस वाला होता था एनोड, और एनोड पे हम लेते थे इम्प्योर, माइनस पे लगाते थे हम प्योर, और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता था वो लिया जाता था ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट। जैसे ही हम बटन ऑन करते थे तो क्या होता था, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, कॉपर सल्फेट टूटता था, कॉपर सल्फेट टूट के Cu प्लस बनाता था 2 प्लस, और SO4 2 माइनस बनाता था। और ये जो प्लस है ये यहाँ पे जाके प्योर पे जाके चिपक जाता था, तो ये जो स्ट्रिप है प्योर वाली स्ट्रिप, ये और ज्यादा मोटी होती जाती थी, और इम्प्योर वाली स्ट्रिप और ज्यादा पतली होती जाती थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितना कॉपर इस पे गया था उतना ही कॉपर इस इम्प्योर से निकल के इसमें मिक्स हो गया था। मतलब पॉइंट नंबर 1 से ये वाला कॉपर यहाँ जा रहा है, पॉइंट नंबर 2 से ये वाला कॉपर यहाँ आ रहा है। और पॉइंट नंबर 3, जो इम्प्योरिटी मिक्स नहीं हो पा रही थी, जो इम्प्योरिटी को मिक्स नहीं कर पा रहा था, वो नीचे जाके एनोड मड बन जाती थी, है ना। मैं एग्जैक्टली बताऊं कि पेपर में लिख के कैसे आना है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, देखो ये देखो, आपको ये पॉइंट लिखने हैं एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये हमारी स्लाइड है जो हम क्लास में करते हैं, क्लास में पूरी स्लाइड करवाता हूँ मैं ये। मैनी मेटल जैसे कि कॉपर जिंक टिन, इनको रिफाइंड किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिकली। इस प्रोसेस में इम्प्योर को मैंने बताया एनोड लिया जाता है, और प्योर को क्या लिया जाता है, कैथोड। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मेटल सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है आपका कॉपर सल्फेट को, ठीक है। एनोड पे ये रहा, एनोड पे इम्प्योर, कैथोड पे प्योर। अब जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे होगा क्या, जैसे ही हम करंट को पास करेंगे क्या होगा, जो प्योर मेटल है एनोड से वो इलेक्ट्रोलाइट में मिल जाएगा। भाई जो एनोड से जो प्योर मेटल है, एनोड में क्योंकि इम्प्योरिटी तो है, ये वो चीजें जो हमने निकाली है जमीन से, वो किस में मिल जाएगा, वो यहाँ मिल जाएगा। और वही सेम अमाउंट कहाँ मिल जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। भाई ये यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से ये यहाँ चला गया। आपको दिख रहा होगा एनोड पे, देखो पहले ये मोटा था, पहले ये मोटा था, अब ये मोटा हो गया, क्योंकि धीरे धीरे इम्प्योर वाला क्या हो गया, पतला होता चला गया, और प्योर वाला मोटा होता चला गया। पॉइंट नंबर 3, जो इम्प्योरिटी मिक्स नहीं हो पा रही है, जो भाई जो मिक्स नहीं हो पाई इम्प्योरिटी, वो सॉल्युबल थी, वो सॉल्युबल हो गई, और जो मिक्स नहीं हो पाई वो नीचे जाके बॉटम में एनोड मड बना दी। दिख रही है आपको एनोड मड बन रही है, ध्यान से चेक करो, ये देखो, ठीक है। हम इससे समझते हैं, देखो पहले क्या था, इम्प्योर वाला मोटा था, देखो इम्प्योर वाला कितना मोटा था। अब धीरे 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 क्या हुआ, ये सारी इम्प्योरिटी जाती गई प्योर वाला, भाई इम्प्योरिटी जो मिक्स हो गई थी मिक्स हो गई, जो नहीं मिक्स हो वाली नीचे एनोड मड बन गई, और जो प्योर वाला था और मोटा होता चला गया। तो ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये स्टेप लिख के आने थे आपको एग्जाम में ना, तब आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस पता है क्या होता है? देखो 6 कार्बन होता था ना, 6 कार्बन, 6 कार्बन को हम कहते थे C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज कहते थे। ग्लूकोज से वो 3 कार्बन बनता था, याद है? फ्लो चार्ट मैंने कराया था क्लास में कई बार, ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज होता है। 3 कार्बन को हम पायरुवेट कहते थे, पायरुवेट, और एनर्जी निकलती थी, है ना। ये काम कहाँ होता था, ये काम होता था साइटोप्लाज्म में। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है इसका, ग्लाइकोलाइसिस है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइक इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर, कहाँ पे होता है ये तो मैंने बता तो दिया, कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने के प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कह रहे इक्वेशन लिख दो,
फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हम इसको फ्लो चार्ट बनाएं, आगे कंप्लीट करें इसको, फ्लो चार्ट को थोड़ा छोटा कर ले जरा, एक सेकंड। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, किसमें लिखना है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, ये भी लिख देना, पूरा फ्लो चार्ट बनाई आना ना। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हमारे मुंह से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2, वाटर निकलता है, और क्या निकलती है? एनर्जी। ठीक है, लैक में क्या निकलेगा? लैक्टिक एसिड। लैक ऑफ ऑक्सीजन का होगा? एनारोबिक होता था, ये हमारे मसल सेल्स में होता था, मसल सेल्स में, और ये निकलेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो ये आपको एग्जाम में बना के आना था, उसने एब्सेंस का नहीं पूछा, उसने ना एब्सेंस का नहीं पूछा, आपको इतना ही बनाना था एग्जाम में, दैट्स इट। आपको पूरे नंबर मिलेंगे 3 में से 3। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट क्या है? व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और इसको बैलेंस करके दिखा दो। तो व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? नेम एंड स्टेट द लॉ। सो वी बैलेंस अ केमिकल equation to satisfy the law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंस करना जरूरी है। इसके बाद स्टेटमेंट भी चाहिए भाई हमें, स्टेटमेंट मांग रहा है। विच स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है, इसके बाद एक लाइन और लिख देना, दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। खत्म। ठीक है, तो ये बात तो हमने कर ली। नेम एंड स्टेट द लॉ। सर ऐसे इन द बैलेंसिंग ऑर्गेनिक इक्वेशन, ठीक है, लॉ का नाम भी बता दिया, तो आपके 3 नंबर में आपके लगा लो ऑलमोस्ट 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर तो पक्के हो गए। बैलेंस करनी है हमने इसको, तो बैलेंस करने के लिए मुझे चाहिए, मुझे जगह, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है फिर। अच्छा, Zn प्लस H3PO4, वो कह रहा है Zn3PO4 2 प्लस H2। हम एक काम करते हैं, टेबल बना के बैलेंस कर लेते हैं, इजी भी रहता है, टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा है हमारा, है ना। बचपन में, ये बचपन में नहीं, सॉरी, स्टार्टिंग में करते थे, बचपन तो बहुत दूर था। Zn लेफ्ट पे 1 है, राइट पे 3 है, H लेफ्ट पे 3 है, राइट पे 2 है, P आपका 1 है, ये 2 है, O आपका 4 है, ये 8 है। तो इजी टारगेट ढूंढ लो, इजी टारगेट हमारा P है, तो P को शुरू कर दो, P से शुरू कर देते हैं हम बनाना। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, है ना, यहाँ पे 2 लगा दूं मैं, तो इसको काट के 2 कर दो, P पे टिक मार दो। इसके बाद क्या चेंज हुआ? H हमारा हो गया 3 टू द 6 हो गया, H को काट के 6 लिख दो। P कितना हो गया हमारा? P को काट के 2 लिख दो, P लिख दिया, और O हो गया हमारा 8, इसको 8 के 8 लिख दो, तो अपने आप बैलेंस हो गया। अच्छा, और अगला ये टारगेट दिख रहा है H का, H को 2 को 6 बनाया जा सकता है, ठीक है, तो 2 को 6 बनाऊंगा, यहाँ पे 3 लगा दूंगा, तो ये हो गया आपका, काट के 6 लिख दो, बैलेंस हो गया। अब जेड यहाँ पे अकेला बैठा है, 3 लगा दो, लो हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है डिफाइन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्रेस रिएक्शन दैट अकर इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? द रिएक्शन दैट गिव्स अ प्रेसिपिटेट, एक प्रेसिपिटेट देगा, प्रेसिपिटेट along with the formation of product, along with the formation of product।
इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल दे दूं, एंड ऑल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन देनी है। एग्जांपल हो गया इसका, अगर आपको याद हो, Na2SO4 प्लस BaCl2। आपने Na2SO4 लिया तो उसमें BaCl2 डाल दिया, जैसे ही आप डालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो है ना, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट इज BaSO4 का। ठीक है, तो बनेगा क्या, वो Cl उठ के यहाँ पे, SO4 उठ के यहाँ पे, ये बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4। तो इसका कलर याद रखना, इट इज वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलता है। कह रहा है इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस तो मैंने कर ही दिया, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई। लो, मिल गए 3 नंबर, डी के 3 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर डीकंपोजर, 2 एग्जांपल दे दो, स्टेट हाउ दे मेंटेन अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो व्हाट आर डीकंपोजर, सो दे आर द ऑर्गेनिजम्स, दे आर द, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स break down that break down dead or decaying organisms and recycle them, कह सकते हैं, वो रिसाइकल करते हैं बैक इनटू द एनवायरनमेंट, फिर से वो एनवायरनमेंट में उसको क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं, है ना, क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं ये। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बैक्टीरिया फंगाई हो गया, बैक्टीरिया फंगाई इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। कह रहे हाउ दे मेंटेन बैलेंस, तो बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं ये बताओ, इन एन इकोसिस्टम। पहले हम कह सकते हैं कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी को बना के रखते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं ये। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, बताओ, क्या ये चीज़ों को रिसाइकल होने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तीसरा क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, सो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तीनों पॉइंट को। सॉइल फर्टिलिटी कैसे, दे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड मेक सॉइल पोरस। ठीक है, रिसाइकल मतलब दे हेल्प इन रिसाइकलिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लीनिंग एजेंट मतलब दे रिसाइकल डेड बॉडीज इनटू न्यूट्रिएंट्स, याद रहेगा। ठीक है, ये है सारा का सारा। ठीक है, आगे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्किट कैरिंग कंडक्टर, नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट और ऑल्सो एक्सप्रेस दैट इन द टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज। ठीक है, शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला था इसका V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसका फॉर्मूले से ही मैंने याद कराया था, डब्ल्यू फॉर वर्क, क्यू फॉर चार्ज। वर्क डन, वर्क डन टू मूव a unit charge, work done to move a unit charge from one point to another। कितना आपने काम किया, इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं हम, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहे हैं नेम एंड डिफाइन इट एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, डिनोटेड बाय कैपिटल वी। एलेजेंड्रो वोल्टा ने दी थी, ए वोल्टा से वोल्ट नाम पड़ा है। ठीक है, कह रहे हैं इसको डिफाइन कर दो, भाई 1 वोल्ट को डिफाइन कर दो आप। तो 1 वोल्ट क्या होगा, ये 1 कब होगा, 1 वोल्ट जब होगा ये 1 वोल्ट जब होगा जब ये 1 जूल होगा, जब ये 1 जूल होगा और ये 1 कूलम होगा तो ये 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट कब होगा, जब ये 1 जूल होगा और ये 1 कूलम होगा। तो व्हाट इज 1 वोल्ट, क्या, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव, टू मूव क्या, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्लियर है,
जब 1 जूल आप काम करोगे 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे लेके जाने में। तो नेम और डिफाइन कर दिया हमने इसकी यूनिट, ठीक है, नेम भी कर दिया, डिफाइन भी कर दिया, ये भी कर दिया। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड चार्ज, तो भाई इसको मैंने इसमें भी डिनोट कर दिया। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और V इज इक्वल टू डब्ल्यू क्या था, J अपॉन C, इसमें भी कर दिया, और 1V इज इक्वल टू 1J अपॉन 1C, खत्म। सब कुछ लिख डालो ताकि टीचर मौका ना मिले आपके मार्क्स काटने का। क्लियर है, पूरे 3 नंबर आपके। चले आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दो पार्ट है इसके, देखो कह रहा है पहले मुझे दो लिमिटेशन बता दो, और दूसरी चीज मुझे ये बता दो कि केमिकल कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स बेटर क्यों होता है, केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स से। तो पहले मैं पहले पार्ट का आंसर लिखता हूँ। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट पे जाए कि भाई इलेक्ट्रिकल इंपल्स मल्टीसेलुलर के क्या लिमिटेशन है, तो लिमिटेशंस अगर हम लिखे तो पहली लिमिटेशन आएगी क्या, कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स वहीं पर पहुंचेगा जहां पे वो कनेक्ट होगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स विल रीच टू दोज प्लेसेस, टू दोज प्लेसेस वेयर नर्वस टिश्यू इज कनेक्टेड, है ना। पूरी बॉडी में मतलब पहुंच नहीं पाएगा, कनेक्टेड। दूसरा, वंस वंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड, वंस इलेक्ट्रिकल, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट कर दी, बोले वंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड, तो क्या होगा, देन द सेल हैज टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म, अपने मैकेनिज्म को रीसेट करना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यूसली निकाल पाएगा। वंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड देन द सेल हैज टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म, ठीक है, बिफोर सेंडिंग अनदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अगला इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजने से पहले अपने मैकेनिज्म को रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट कांट बी सेंट कॉन्टिन्यूसली, बात समझ आ रही है, कॉन्टिन्यूसली आप नहीं भेज सकते। अगला कह रहा है वाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्योंकि इसकी वाइडर रीच होती है। तो इसका पहला पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 1, कैन रीच मोर सेल्स इन द बॉडी, ज्यादा सेल्स में होती है, मोर सेल्स इन द बॉडी। मैं किसी पॉइंट बता रहा हूं, बताइए कि केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होती है, सेकंड पार्ट है ना ये, केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होती है। पहला, इसकी वाइडर रीच होती है, ज्यादा रीच होती है। दूसरा, इन्वॉल्व हार्मोन, इन्वॉल्व हार्मोन, हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एंड नॉट एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू लाइक नर्वस टिश्यू, लाइक नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये दो हो गए इसके केमिकल कम्युनिकेशन बेटर क्यों होता है, किससे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से, ठीक है। तो ये आपको लिख के आना, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक पैटर्न बता दो, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर द टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आई। दो आपको दिख रहे होंगे लाइन है, कंडक्टर, दोनों में उल्टा करंट जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है। पहला पार्ट ये कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू कंडक्टर। तो देयर आर टू पार्ट्स, हम दोनों पार्ट करेंगे, बट शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाने आता हूँ। जब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी तब मैंने आपको बोला था हमेशा ईस्ट एंड से देखते हैं, हमेशा ईस्ट एंड से चीजों को देखा जाता है, ठीक है। तो ये अब मैंने बना दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, याद रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको ए और बी नाम दे दूं, मान लो इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं अपने थंब को ऐसे खोलूंगा, ध्यान से देखना मेरे। अब मैं अपने थंब को ऐसे खोलूंगा, अगर मैं ए की बात करूं, देखो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, आप देखो। तो मेरी फिंगर्स कैसे रैप हो रही है, मेरी फिंगर्स कैसे रैप हो रही है, अगर मैं इस फेस से देखूंगा तो यहां से दिखेगी मुझे ऐसे 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 घूमते हुए क्लॉकवाइज।
अब आप बोलोगे सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि ना इसको निकालने का एक रूल होता है, हमेशा ईस्ट एंड पे अपनी आंखें रखो। मैं आपको आंखें बना देता हूँ ताकि आपको याद रह सके। हमारी आंखें, हमारी आईज हमेशा ईस्ट एंड पे होनी चाहिए। तो ये आपकी आंखें है बड़ी गंदी सी, मायोपिया हो रहा होगा इसके, जोक सपाट। तो ये आपकी आंखें हमेशा हमने ईस्ट एंड से देखना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए को यहाँ बनाऊं, अलग से बनाऊं, अलग से बनाऊं, यहाँ पे ए करंट ऐसे जा रहा है। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो अगर आप इसको उठा के यहाँ ले आओगे तो इसको घुमा दो, आप इसको ऐसे घुमा रहे हो लाइक दिस, तो अगर आप इसको घुमाओगे तो ईस्ट एंड ऊपर आ जाएगा ना, और वेस्ट एंड यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ यहाँ आ जाएगा। अब अगर मैं अपने थंब को खोल के ऐसे देख रहा हूँ तो आप खुद देखो ना मेरे फिंगर्स कहाँ जा रहा है। आप अपने आप देख लो, आप इस थंब को ऐसे खोलो, अपने आप अभी करो ऐसे, इस थंब को ऐसे खोलो और इसको आप ऐसे घुमाने की कोशिश करो, तो कैसे घूमेगा ये? इस एंड से देखोगे तो कैसे घूमेगा? ये क्लॉकवाइज घूमेगा। और आपको बस एक ही निकालना था क्योंकि उसके बाद हम दिमाग का यूज कर लेंगे। अगर वो ए पे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेचुरल सी बात है वो बी पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हमें आंसर पता लग गया, ठीक है। ए पे कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज और बी पे कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब अगर हम इसको बनाएं तो आपको इसे बनाना था, दो सर्कल ऐसे बना दो, यहाँ पे दो सर्कल ऐसे बना दो, ए पे घुमा दो क्लॉकवाइज, तो कलर हम दूसरा ले लेते हैं, कौन सा ले, ग्रीन ले लें। ए पे घुमा दो क्लॉकवाइज और बी पे घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको आ चुका है, फर्स्ट पार्ट में मैं ये कर लूंगा, ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है क्योंकि ए में क्लॉक घूमेगा तो बी में ऑब्वियसली एंटी क्लॉक ही घूमेगा। कह रहा है शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ विच इज इक्वी डिस्टेंट। अब इन दोनों के बीच में ना एक ओ पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब मान लो अगर ये पॉइंट यहाँ से एक्स है तो यहाँ से ये भी एक्स है। तो कह रहा है बताओ कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता दो ओ पे। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट का, इट हैज नो मैग्नेटिक फील्ड। रीजन, क्योंकि ये घूम रहा है क्लॉकवाइज और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नो मैग्नेटिक फील्ड बाय द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसिल ईच अदर एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, जीरो होगी, याद रहेगा, ठीक है। आगे चले, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे कह रहा है हम अपने घरों में हमारे एसी करंट आता है, सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। और हमारे घरों में जो वी होती है 220 वोल्ट होती है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर केबल है, तीन तारें मिलेगी आपको, लाल, रेड, ब्लैक और ग्रीन। व्हाट आर दीज थ्री वायर कॉल्ड? तो रेड वायर को क्या बोलते हैं? रेड वायर को हम लाइव वायर कहते हैं, इसको मेंस बोल भी बोला जाता है। ब्लैक को हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, ठीक है। और ग्रीन को हम अर्थ वायर कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। नेम देम कलर वाइज, कलर वाइज के अकॉर्डिंग हमने नेम कर दिए। ए पार्ट हो गया हमारा। बी पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड एंड ब्लैक वायर? रेड और ब्लैक वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? तो रेड और ब्लैक वायर में, यहाँ लिख दूं, नीचे लिख दूं, वहां पर जगह नहीं है। रेड वायर एंड ब्लैक वायर के बीच में कितना वी होता है? जो हमारे घरों में आता है, हमारे घरों में कितना आता है? इट इज 220 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर इज 220 वोल्ट, ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा आपको, पता लग रहा है ऐसे एरो करके लिखा है क्या? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेड वायर एंड ब्लैक वायर इज 220 वोल्ट, ठीक है। सी पार्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू द मेटालिक बॉडी? अगर एक्सीडेंटल लीकेज होगी तो क्या होगा भाई? अर्थ वायर क्या करती है, ठीक है। तो हम सी पार्ट यहां लिख दें। तो अर्थ वायर इज अ सेफ्टी डिवाइस इन अवर होम्स। हमारे घरों में सेफ्टी डिवाइस का काम करती है अर्थ वायर, क्यों? एनी लीकेज ऑफ करंट, एनी लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम द मेटल बॉडी ऑफ द अप्लायंस। किसी भी मेटल बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करो, जैसे मेटल बॉडी है, उसमें अगर करंट एक्स्ट्रा निकल रहा है तो अर्थ वायर क्या करेगी? उसको अर्थ पे भेज देगी।
Any leakage of current from the metal body of the appliance will go into the earth, go into the earth, and the person will not get an will not get an इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएगा वो। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, झटका नहीं नहीं लगेगा उसको। दिखाई दे रहा है? याद रहेगा? तो ये रोल होता है ग्रीन वायर का। और पार्ट कह रहा है इसका, छोटा करते हैं इसको। बाय यूजिंग द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप हाउ कैन बी शोन दैट फोर्स लगी। जब भी हमने करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी को रखा हमने मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसपे फोर्स लगी ही लगी। कह रहा है इस सेटअप से बता दो। भाई मेरी बात सुनो, हमने पढ़ा था ना, अगर एक करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और देखो एक तो हॉर्स शू की मैग्नेटिक फील्ड है और एक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड दो आपस में होगी तो क्या लगेगा उन पे? चार्जेस की वजह से फोर्स लगेगा। तो यही वजह होती है, ये इसमें क्या होता है, हमेशा फोर्स लगती है। बट एग्जैक्टली हम आंसर लिखेंगे कैसे एग्जाम में, तो उसको जरा चेक कर लेते हैं। हम लिखेंगे इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का, ए पार्ट का, फर्स्ट के ए पार्ट का आंसर क्या? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन। किसका इंटरेक्शन? बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन एंड जो चार्जेस निकले, एंड द मूविंग चार्जेस, एंड द मूविंग चार्जेस से फोर्स बना। भाई जो हॉर्सशू मैग्नेट है, इसे क्या निकली? मैग्नेटिक फील्ड। और करंट से क्या निकले? चार्जेस। तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? फोर्स प्रोड्यूस हुआ। तो इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मूविंग चार्जेस विद इन द कंडक्टर, विद इन द कंडक्टर क्रिएट्स अ फोर्स, कह सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, क्रिएट्स अ फोर्स। भाई जब दोनों आपस में टकराए तो दोनों में क्या निकली? एक फोर्स निकली। और क्या कह सकते हैं? वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट बाय this experiment that you can demonstrate it that when a current carrying conductor, when a मेरे ऊपर आ रहा है क्या ये? when a current carrying conductor, when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, तो क्या होगा? it will experience the force, it will experience a force। ठीक है, it will experience a force। तो ये था इसका आंसर कि भाई देखो मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगी मैग्नेटिक चार्ज, करंट से निकलेगा आपके उसके इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपस में वो क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे और फोर्स निकालेंगे। बी पार्ट कह रहा है इसका, बी पार्ट कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी रिवर्स इन टू वेज। फोर्स को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, मान लो लेफ्ट और राइट, दो तरीके से कर सकते हैं। बट कैसे कर सकते हैं? या तो आप क्या करो, बैटरी उल्टी लगा दो, करंट डायरेक्शन उल्टी कर दो। मतलब क्या? इसका पहला पार्ट क्या आएगा? इसका हम इसको लिख दे फर्स्ट, ऐसे लिख देते हैं, बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। भाई या तो आप बैटरी को उल्टा लगा दो तो फोर्स उल्टी लगेगी। दूसरा तरीका क्या कह सकते हो आप हॉर्सशू को उल्टा लगा दो, बाय चेंजिंग द पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। याद रहेगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट कह रहा है व्हेन विल द मैग्नेट ऑफ फोर्स बी हाईएस्ट। मैग्नेट ऑफ फोर्स हाईएस्ट होता है जब दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, और इसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, याद रहेगा। फोर्स का हाईएस्ट होता है 90 डिग्री पे होता है, तो व्हेन द फोर्स हाईएस्ट, क्या लिखेंगे? यही लिख दो आंसर, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट दोनों के दोनों आर एट राइट एंगल्स, जब दोनों के दोनों राइट एंगल पे होंगे, दैट इज 90 डिग्री। थर्ड कह रहा है स्ट्रेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा ये।
ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, इसको नोट कर लेना आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल थर्ड पार्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। कैसे खोलना है? सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, हमने तीनों दिखा दिए परपेंडिकुलर। अब आप पहले बात करोगे, थंब को एंड में लिखना होता है हमेशा, थंब पहले लिख दोगे तो 0 मिलेगा आपको। क्या याद है? याद बताया था, फादर मदर चाइल्ड। फोर्स, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो इफ योर फोर फिंगर पॉइंट्स in the direction of in the direction of मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मिडल फिंगर क्या दिखाएगा? करंट दिखाएगा। देन तो योर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको कोई आधा नंबर नहीं काट सकता है इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि हमने लिखा इस तरह से, याद रहेगा। तो ये था आपका नेक्स्ट। ठीक है, खत्म, आपके फुल मार्क्स 5 नंबर पूरे है। नेम द पार्ट मार्क्ड ए एंड बी, ए और बी जो मार्क किए हुए उसका नाम बता दो मुझे। 35 का ए पार्ट है। तो भाई ए जो होता है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने को, इसको हम कहते हैं क्या? एंथर। ठीक है, और ए क्या है? ये है स्टिग्मा, जो स्टिकी होता है। क्लियर है? तो ए और बी मैंने बता दिया। कह रहे राइट इन डिटेल द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फ्लावर व्हेन द प्रोडक्ट बी रीचेज ए टिल अ फ्रूट इज फॉर्म। भाई जब बी से पोलन ग्रेन्स जाएगी, है ना, पोलन ग्रेन जब यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, तो बताओ क्या होगा? फ्रूट डेवलप होगा। तो पूरा प्रोसेस बताना है आपको कि कैसे होगा, क्या जाएगा। ये भी हमने क्लास में किया था, अगर आपको याद हो। व्हाट हैपन व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा? तो क्या होगा? तो भाई ये जो ओवरी है ये टफ कोट डेवलप कर लेती है, और वो पक के क्या बना देती है? फ्रूट बना देती है। बट एग्जाम में एग्जैक्टली लिख के क्या आना है, मैं आपको ये समझाता हूँ, ध्यान से देखना। आपको ये स्टेप लिख के आना है, ये स्लाइड हमने क्लास में की हुई है कई बार। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट कि भाई जो ओव्यूल है वो एक टफ कोट डेवलप कर लेगा और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही वो ऊपर से या नीचे गया था ना, यही तो गया पोलन ग्रेन, यहाँ से वो नीचे गया तो क्या करेगा? एक टफ कोट डेवलप कर लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। और सीड के पास क्या होगा? आपका फ्यूचर प्लांट। भाई अगर आप उसको पानी दोगे तो वो सीडलिंग बन जाएगा। फिर जब मेल फीमेल गैमेट मिले थे तो जाइगोट बना था, जाइगोट से वो बन जाएगा फिर एम्ब्रियो, क्योंकि यही होता है, पहले जाइगोट बनता है फिर एम्ब्रियो बनता है। फिर ओवरी धीरे धीरे बड़ी होना शुरू हो जाएगी, और पक के गो जब वो ओवरी बड़ी हो जाएगी, राइप हो जाएगी, पक जाएगी, तो वो फ्रूट बन जाएगी। मीनवाइल जो पेटल, सेपल और स्टेमन है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फॉल ऑफ हो जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट लिख के आने थे आपको एग्जाम में एग्जैक्टली, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। डायग्राम बनाओगे तो और बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा वाला डायग्राम। क्लियर है? यही चीज होती है, यही मैं कहता हूँ, बायो में पूछे ना पूछे आप डायग्राम भी बना। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट। नेक्स्ट इसी का और पार्ट कह रहा है, ये भी 5 नंबर का है, चॉइस आई थी इसमें। इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे चेंज बता दो, दे टेक प्लेस वंस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन टेकन प्लेस। व्हाट हैपन व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड? याद हो क्लास में किया था हमने। अच्छा, दूसरा कह रहा है रोल ऑफ प्लेसेंटा, ये भी हमने किया हुआ है। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? नहीं होगा तो क्या होगा? बाय गॉड 5 नंबर का क्वेश्चन, और 3 बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लिए इसने। इसको करने में कम से कम मैं बता रहा हूँ 3-4 पेज जाएंगे आपके। अब मुझे नहीं पता आपने किस क्या लिखा, कैसे लिखा। एक बार मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ लिखना क्या है। भाई जब एग फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा?
तो वो क्या बनाएगा, वो ज़ायगोट बनाएगा, ज़ायगोट के बाद वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, वो फीटस बनेगा, और फीटस के क्या बाद क्या बनेगा, वो इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक है? और अप्रॉक्स पीरियड पीरियड ऑफ 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड कहते हैं उसको, ठीक है? और जो सेकंड पार्ट कह रहा है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की अगर मैं बात करूँ, तो प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मदर के यूट्राइन वॉल में प्रेज़ेंट हो जाता है, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है? प्लेसेंटा का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन देना फ्रॉम मदर टू ब्लड, ठीक है? ये पूरा मैं एग्ज़ैक्टली समझाता हूँ, लिखना क्या है। तीसरा वन, जब एग फर्टिलाइज़ नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुएशन होगी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हर मंथ एक एग डेवलप होता है, ओवरी एक एग डेवलप करती है, और जैसे ही वो, जब उसको क्या होगा, जब उसको स्पर्म नहीं मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, तो वजाइना से एज अ म्यूकस और ब्लड क्या होता है, बाहर आता है। तो मैं तीनों पार्ट समझाऊंगा, एग्जैक्टली 5 नंबर आप लोगे कैसे इसमें, ठीक है? ध्यान से समझना मेरी बात। शुरुआत करते हैं, मैं स्लाइड दिखाता हूँ एग्जैक्टली, ये देखो, ये रहा। ये स्लाइड्स हैं, हमारी क्लासरूम की स्लाइड्स हैं, ये देखो। तो पहला पॉइंट, जब एग फर्टिलाइज होगा स्पर्म के थ्रू, तो वो जाइगोट बनाएगा, जो मैंने बताया। जाइगोट धीरे धीरे नीचे जाके क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में जाके नीचे चला जाएगा, यूट्रस में जाके चिपक जाएगा, और क्या बना देगा वो, उसके बाद वो एम्ब्रियो बना देगा, 32 सेल ब्लास्टुला बनाएगा, और नीचे जाके यूट्रस पे जाके चिपक जाएगा वो। क्योंकि आपको अगर पता हो कि जो बेबी जो ग्रो होता है, वो यहाँ पे होता है, यूट्रस में, इस साइड पे होता है वो ग्रो, ठीक है? कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, ये लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, और वहां पे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, मतलब जायगोट से वो एम्ब्रियो में गया और जाके चिपक गया। तो 3 पॉइंट आपके यही हो गए एग फर्टिलाइज पे। क्या पहला, क्या जायगोट बना, ब्लास्टुला बना, और यूट्रस में जाके वो स्टिक हो गया, एम्ब्रियो बन गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि भाई एम्ब्रियो अटैच होगा यूट्रस के थ्रू एक स्पेशल टिश्यू, इस टिश्यू का नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लेसेंटा के बारे में मैंने बताया, क्या मिलता है बेबी को, न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है? और इससे क्या जाता है बेबी के अंदर, जिंदा रहने के लिए हमें दो चीजें चाहिए बस, फूड और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन किसके थ्रू जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू। और कई बार जो बेबी है वेस्ट भी निकालता है, वो वेस्ट भी किस में मिक्स होता है, प्लेसेंटा के थ्रू, मदर के ब्लड में, और यूरिन के थ्रू वो पास आउट होता है। अप्रॉक्स पीरियड ऑफ 9 मंथ, ये आपको पता ही है, ग्रो होता है। और इस पीरियड को हम साइंस में कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अभी 3 पार्ट में सिर्फ एक पार्ट हुआ है, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज फर्टिलाइज्ड। अब आएगा कि प्लेसेंटा का काम क्या है, प्लेसेंटा का काम क्या है। तो ये देखो, यहाँ देखो, अब प्लेसेंटा का काम क्या है, तो ये प्लेसेंटा ना एक तरह से न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ आपको। ये देखो, ये मदर है, ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है। मदर ने न्यूट्रिएंट भेजे, हार्मोन भेजे, ग्रोथ फैक्टर भेजे, ऑक्सीजन भेजा, ताकि बच्चा बड़ा हो जाए। बेबी ने क्या भेजा, बेबी ने वेस्ट भेजा, ताकि मदर के ब्लड में मिक्स हो जाए और वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाए, ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया, प्लेसेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके पास विलाई होता है, विलाई का काम क्या होता है, क्या करना, एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिशन को। मदर साइड के पास ब्लड स्पेस होता है, ब्लड होता है, ताकि वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन भेज सके। और बेबी एम्ब्रियो के पास क्या होता है, एम्ब्रियो के पास ब्लड स्पेसिस होता है, जिससे वो ले सके। अच्छा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो जनरेट करेगा वेस्ट। इस वेस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं मदर के ब्लड के अंदर, मदर के ब्लड में वो मिक्स कर देता है, और यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाता है, और अप्रॉक्स पीरियड ऑफ 9 मंथ के बाद वो ग्रो हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर था कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है। अभी लास्ट पार्ट रह गया, अभी 5 नंबर मिले नहीं है आपको, 3 नंबर पक्के हुए अभी तक हमारे। लास्ट पार्ट आपका ये है। क्या है लास्ट पार्ट, ये है लास्ट पार्ट, ये व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, म्यूकस बन के और ब्लड के थ्रू वो वेजाइना के थ्रू क्या करेगा, पास आउट करेगा। तो व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, वो 1 दिन तक जिंदा रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, हर एक मंथ एक ओवरी क्या करेगी, एक एग निकालेगी, और इट मीन्स यूट्रस को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई हर महीने अगर एक एग निकल रहा है, तो अगर बाई चांस अगर यहाँ से अगर एग निकला और अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फर्टिलाइजेशन हो गई तो भाई जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना। उसको न्यूट्रिशन कैसे देगा, वो ब्लड ब्लड वेसल से देगा। तो यहाँ पे वो अपनी ना एक थिक लाइनिंग बना लेगा, ऐसी ये लाइनिंग अपनी मोटी मोटी लाइनिंग थिक बना लेगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यूट्रस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही अगर वो हुआ नहीं, भाई मेल फीमेल गैमेट मिले नहीं, तो जो यूट्रस है लाइनिंग की, वो क्या हो जाती है, थिक और स्पॉन्जी हो जाती है। क्यों हो जाती है, मैंने बताया, क्योंकि अगर बाई चांस अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, तो एम्ब्रियो को वो न्यूट्रिशन दे सके, ठीक है? सिंस, अच्छा, अब वो इस लाइनिंग की जरूरत है ही नहीं। जब फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है, तो इस लाइनिंग की जरूरत है ही नहीं। कौन सी लाइनिंग, मैं ये वाली लाइनिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो लाइनिंग है, ये
ये लाइनिंग दिख रही है आपको? इस लाइनिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं अभी, क्योंकि मेल फीमेल गैमेट मिले ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुई नहीं है। तो लाइनिंग इसलिए क्या करेगी, ब्रेक करती है और वेजाइना के थ्रू पास आउट करता है ब्लड और म्यूकस, वेस्ट निकलता है एक तरह का। और ये साइकिल ऑलमोस्ट 28 डेज में कंप्लीट होती है और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये एग्जाम में लिखना था। जब पहली बार आती है तो इसको मिनार्क बोला जाता है और एक एज आने के बाद वो बंद हो जाती है, इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये देखो कुछ ऐसे, ये क्या होता है, ब्लड और म्यूकस वेजाइना के थ्रू क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। क्लियर है? तो ये इतना सारा लिखना था, तब जाके आप कह सकते हो कि आपको 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर इतनी आसानी से देंगे नहीं सीबीएसई वाले। तो इतना लिखना पड़ेगा आपको बायो में। इवन अगर आप, मैं कहता हूँ आपको डायग्राम भी बना दो, ये फीमेल वाला ना, ये डायग्राम बनाओगे तो मजा आ जाएगा बायो में। तो यही मैं कहता हूँ, केमिस्ट्री का आंसर रिएक्शन से, बायो का आंसर डायग्राम से और फिजिक्स का आंसर भी सर्किट डायग्राम से। आप दे के आओगे तो कभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, ये पूरे 5 नंबर का आपका आंसर हो चुका है। ये कह रहे अ कार्बन कंपाउंड ए, एक कार्बन कंपाउंड ए है जिसको हमने हीट करा एक्सेस कॉन्क H2SO4 के साथ, तो ये पढ़ते आपको याद आना चाहिए, इथेनॉल से इथीन। एक कंपाउंड बी बना, जो एडिशन डाला हमने 1 मोल हाइड्रोजन गैस का और निकल कैटलिस्ट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के काम आता है ये। सी बना, सी को हमने एयर के साथ मिलाया, 2 मोल कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, CO2 और H2 निकलता है। ठीक है, ABC बता दो, उनका स्ट्रक्चर लिख दो, उनकी रिएक्शन लिख दो और रोल बता दो H2SO4 का। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, डिहाइड्रेट करता है चीज़ों को। एक बार एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है एक कार्बन कंपाउंड ए है जिसको हमने हीट करा एक्सेस कॉन्क H2SO4 के साथ, तो उससे बी बनाया। तो जब भी हम इथेनॉल को CH3CH2OH को जब हम हीट करते हैं किसके साथ, कॉन्क कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन के साथ, तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, इथीन, इथेनॉल से इथीन बनाता है, प्लस H2O निकलता है। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट तो हो गया। कह रहा है बताओ रोल बता दो सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अगर मैं रोल की बात करूँ, मैं रोल पहले यहाँ लिख देता हूँ। रोल क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी निकालने का काम करता है ना, ये पानी निकाल देता है। कह रहा है ये बना बी, तो ये अपना ए है, इससे बन गया बी। बी को मैंने वन बी ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो बी पे मैंने सी एच टू पे मैंने एरो पे डाला, क्या ये बी पे क्या डाला, निकल कैटलिस्ट डाला, तो एन आई कैटलिस्ट डाला। ठीक है, इसमें H2 भी डलते हैं, एन आई कैटलिस्ट डाला, इससे सी बन गया। तो डबल बॉन्ड तो टूटता है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनाएगा CH3CH3। इथीन से इथेन, इनके नाम भी लिख दूं यहीं पे, है ना। इसका नाम हुआ इथेनॉल, दूसरे कलर से लिखते हैं। इसका नाम हुआ इथेनॉल, से बन गया इथीन, और ये इथीन था, इथीन से बन गया इथेन। बात समझ आ रही है? और ये अपना सी था। और क्या पूछ रहे हैं आगे, कोई और कहानी बता रहे हो? ठीक है, ABC पहचान दो, एंड 3 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, सी ऑन कंबशन इन एयर, सी को हमने जलाया, तो सी को जला दो, तो ये हुआ CH3 को आपने जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जलाया, ये रहा। कंबशन इन एयर फॉर्म 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मोल ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली जब हम किसी भी कार्बन वाली चीज को जलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, CO2 और H2O मिलेगा। CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट, इसको आप बैलेंस करोगे तो कितना मोल, 3 मोल ऑफ वाटर मिला, 3 यहाँ मिला, और कितना मिला, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो क्या मिल गया हमें, ठीक है, हमें ABC पता लग गए। और क्या कह रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ABC 3 मोल, और आइडेंटिफाई ABC, तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी याद रखना है। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो कोई ना कोई पार्ट आप मिस कर दोगे, आते हुए भी गलत हो जाता है क्वेश्चन से। स्ट्रक्चर बनाना है ABC का, स्ट्रक्चर बना लो। तो ए क्या है हमारे पास, ये रहा ए का स्ट्रक्चर, इथेनॉल 1 2 O और H। इथेनॉल, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये रहा हमारा, ये हो गया ए का स्ट्रक्चर। बी क्या है, इथीन है, बी का डबल बॉन्ड आएगा, ये रहा H H H और H, ये बी हो गया। सी क्या है, सी है इथेन, तो सी, ये रहा सी, स्ट्रक्चर बन गया इसका।
ठीक है, आगे क्या कह रहा है, राइट द एंड गिव द केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन दे दी मैंने, स्टेट द रोल बता दो, रोल बता दिया। पूरे 5 नंबर मिलेंगे इसके अंदर आपको। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट और पार्ट कह रहा है, और पार्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है, एक कार्बन कंपाउंड ए, एक कार्बन कंपाउंड ए है जो वाइडली यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव। ये पढ़ते ही आपके दिमाग में इथेनोइक एसिड आना चाहिए। इन पिकल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो कंफर्म भी कर रहा है। ये कंपाउंड रिएक्ट करता है इथेनॉल, जिससे एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है जिसको हम एस्टर कहते हैं। एस्टर बी हो गया, आइडेंटिफाई ए एंड राइट स्ट्रक्चर। शुरू करते हैं क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो कह रहा है ए, जो इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, CH3COOH, जब मैंने इसको मिलाया, जो पिकल में यूज होता है, तो ये हो गया अपना ए। ये इसको मिलाया मैंने इथेनॉल में, तो CH3CH2 इथेनॉल में मिलाया और एरो पे डाला एसिड कैटलिस्ट, इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। एसिड कैटलिस्ट ये बन गया आपका, पानी निकालता है एसिड, CH3 तो पानी निकाल दो, ये पानी निकल गया अपना। तो CH3COO CH2CH3 प्लस H2, क्लियर है। ये बन गया स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, इसको बी बोल दिया मैंने। आइडेंटिफाई ए एंड राइट इट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना दो इसका, लो। अब स्ट्रक्चर वही बच्चा बनाना आता है इसको COOH को खोलना आता है। मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ इसको याद कर लो, कहते हैं नहीं हम तो COOH ऐसे याद कर लेंगे। लो आगे ना स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ए स्ट्रक्चर में हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ ए विद इथेनॉल टू फॉर्म बी। ठीक है, बन रिएक्शन। कह रहा है रोल बता दो प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, इसका रोल क्या है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है ये, डिहाइड्रेटिंग, पानी निकाल रहा है ना, पानी निकालने का मतलब वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कह रहा है हाउ कैन वी गेट ए बैक फ्रॉम बी, ए को फिर से लाना है बी से, तो मतलब बी अपना था CH3COO CH2CH3, इसमें फिर से ए बनाना है। ए बनाने का मतलब हुआ CH3COOH। तो अब इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, पानी निकाला था ना आपने, अब पानी को डाल दो, अब पानी को डाल दो मतलब, प्लस H2O कर दो, लो फिर से मिल जाएगा आपको। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, पता है आपको। एसिड कैटलिस्ट डाल दो, तो ये हुआ CH3CH2OH, फिर से मिल गया आपको। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, याद रखना आपको। फिर से बी से ए मिल चुका है। हाउ कैन ए बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल, ए को इथेनॉल से निकालना है, तो ये तो वो हो गया ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद है, इथेनॉल। तो थर्ड पार्ट अपना ये रहा, रोल मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट, अभी फोर्थ पार्ट यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड हो चुका है, फोर्थ ये रहा। कह रहा है हाउ कैन ए ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल, ए को इथेनॉल से निकालना है, तो इथेनॉल ये रहा CH3CH2OH। आपने एरो पे डालना है क्या, अल्कलाइन KMnO4, याद है, पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीट, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। पेपर में दोनों लिख के आने हैं आपको। इथेनॉल से मिल जाएगा आपका ए, मिल जाएगा ए मतलब CH3COOH, ये मिल गया। इस रिएक्शन का पूछेगा तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा, तो फिफ्थ पार्ट मुझे करना है, उसके लिए मुझे सब कुछ इरेज करना पड़ेगा। इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ सारा। नेम व्हेन ए रिएक्ट विद, ए क्या है अपना, इथेनोइक एसिड है ना, ए को वॉशिंग सोडा से मिलाना है, तो फिफ्थ पार्ट यहाँ कर रहा हूँ मैं। ए रिएक्ट विद वॉशिंग सोडा, CH3COOH को आप मिला दो वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3 से। तो ने गैस का नाम बता दो, गैस तो वैसे ही तो लग रहा है, CO3 से CO2 बनेगा, बट रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3COONA। जिन बच्चों को रिएक्शन समझ नहीं आती, जो बच्चे रट्टा मारते, ध्यान से सुनो, ये एसिड है, ये बेस है, क्योंकि मेटल वाली चीज बेस होती है, क्या देगा, सॉल्ट और वाटर, लो बात खत्म। और CO3 से क्या बनेगा, CO2। तो अगर आपसे पूछ रहा है गैस कौन सी निकलेगी, तो इट इज CO2 गैस। बस पूरे 5 नंबर मिल गए, एक पार्ट का एक नंबर था, ठीक है। स्टूडेंट इन ए क्लास took a thick sheet of cardboard and made a small hole in center, सनलाइट को पास किया गया और स्मॉल होल में से ग्लास प्रिज्म को रखा गया। प्रिज्म वॉट टर्न स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम आउट ऑफ अपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म अपीयर्ड ऑन स्क्रीन पे, उसको लिया गया, एक बैंड ऑफ लाइट मिली, स्पेक्ट्रम मिला वाइट लाइट का। कह रहा है मुझे और इंस्टेंस बताओ जब ये स्पेक्ट्रम मिलता है, तो भाई रेनबो में मिलता है। कब मिलता है, जब रेनबो मिलते हैं, ठीक है। गिव एनी वन इन विच दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन, व्हाट हैपेंड टू द वाइट लाइट इन द अबव केस, लिस्ट टू कंडीशन। तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वन तो रेनबो में मिलता है। रेनबो में क्या होता है, व्हेन
water droplets, when water droplets acts as prism, then sunlight, which is white light, which is white light, ठीक है, splits into 7 colors. तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट कह रहा है इसका, यहाँ लिख देता है। सेकंड पार्ट क्या, बट अपने तो वाइट लाइट इन द, इस केस में क्या हुआ, वाइट लाइट is made up of 7 colors. So when a white light is passed through a prism, then it is splitted into a band of 7 colors. ठीक है, which is our spectrum, which is the spectrum. फिनोमेना का नाम भी लिख देना। This phenomenon is called, क्या बोलते हैं, dispersion of light. तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, दो कंडीशन बताओ जिससे रेनबो दिखेगी हमें, नेसेसरी फॉर रेनबो टू ऑब्जर्व अ रेनबो। तो थर्ड पार्ट अगर हम बात करें तो क्या क्या हमें रेनबो में दिखता है, तो पहली बात भाई हमें वाटर ड्रॉपलेट होने चाहिए, ऑब्वियसली वाटर ड्रॉपलेट्स शुड बी देयर, वाटर ड्रॉपलेट्स शुड बी देयर। और क्या होना चाहिए, दूसरा सनलाइट होनी चाहिए, तभी तो दिखेगी सनलाइट, नहीं तो आपको दिखाई देगी ही नहीं। तो ये हो गए आपके 4 नंबर। इसका और पार्ट भी करेंगे, ठीक है। और पार्ट कह रहे हैं मुझे रेनबो बना दो और मुझे ए बी सी 3 पॉइंट मार्क कर दो। ए जहाँ पे डिस्पर्जन हुई, जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हुई, और तीसरा जहाँ पे फाइनल रिफ्रैक्शन हुई। तो रेनबो बनाना बहुत ही सिंपल है, आपने एक सर्कल बनाना है, ये आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से जाएगी वाइट लाइट। भाई कलर का यूज मत करना, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। वाइट लाइट मतलब हम बोले तो इट इज सनलाइट, ठीक है। यह सनलाइट लेवल होगी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दोनों की दोनों रेज जाएगी, ये ऐसे गई, थोड़ा सा गैप दिखाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप और बढ़ा देना इनके बीच में, ठीक है, बढ़ा दिया आपने। इसके बाद आप नीचे लेके आना, बट इनको थोड़ा पास ले आना, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे। और यहाँ पे लाइन बना देना, ऊपर दिखेगा रेड कलर और नीचे दिखेगा वायलेट कलर। अब आपको ए बी सी 3 मार्क करने हैं, तो ए बी सी कहाँ पे मार्क होंगे, कह रहे हैं ए मार्क कर दो जहाँ पे डिस्पर्जन हुई, तो डिस्पर्जन यहाँ पे हुई, तो दिस इज दी ए। टोटल इंटरनल हुई ये, तो ये होगा हमारा बी। और फाइनल रिफ्रैक्शन हुई हमारी यहाँ पे, तो ये होगा हमारा सी। तो ये ए, ये बी और ये सी, तो ये था, ठीक है। कह रहा है कॉमन सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है फॉर अवर डेली लाइफ, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सही बात है, NaCl कहते हैं। इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, यूज होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, NaOH बनता है, ये सब बनाने के काम आता है ये। इट इज ऑल्सो यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल विकल, अचार पे डाला जाता है, बटर पे, मीट पे, सब जगह डाला जाता है। कह रहे हैं नेम द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन। कॉमन सॉल्ट का सिंबल होता है NaCl, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, NaCl। अब वो कह रहा है एसिड और बेस, तो Cl से हमने एसिड पढ़ा था HCl, Na से हमने बेस पढ़ा था NaOH, तो ये लो बन गया। इससे बनाइए, ये बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हुआ आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। कह रहा है नेम द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच, नेचर बता दो। सेकंड पार्ट कह रहा है इसका नेचर बता दो। तो भाई दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो इट इज न्यूट्रल इन नेचर, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। गिव रीजन फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ न्यूट्रल का आपको रीजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो NaCl इज मेड फ्रॉम NaOH विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको। स्ट्रॉन्ग बेस है एंड
HCl विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो व्हेन, इसके बाद क्या लिखेंगे, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड and a strong base and a strong base reacts, it will form a neutral salt, it will form a न्यूट्रल सॉल्ट, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है ये। तो रीजन देना बहुत जरूरी है, आप जल्दी जल्दी में रीजन देना भूल जाओगे, मुझे पता है, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट, बट हैपन व्हेन करंट पास करेंगे थ्रू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्राइन टू हम पास करेंगे क्लोरल्कली प्रोसेस, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन एंड वेयर ईच ऑफ दिस प्रोडक्ट इन द सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सब कुछ बताना है आपको मतलब बेसिकली। तो इसको जरा हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ये हमने कर दिया इरेज, ठीक है। तो ये रहा थर्ड पार्ट। तो क्लोरल्कली प्रोसेस लिखना है, हमने क्या करा, हमने नमक लिया और पानी मिलाया, इसको ब्राइन कहते हैं, इसको तो हम माइनली ब्राइन बोला जाता है इसको। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, याद रहेगा। क्लोर मतलब क्लोरीन मिला, एल्कली मतलब बेस मिला, और एक पॉप साउंड वाली गैस मिली, कौन सी मिली, H2। इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस करके ही रिएक्शन लिखना है। यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे 2 लग गया, ठीक है, 4 हो गया, यहाँ पे 2 लग गया, हो गया बैलेंस, बैलेंस हो चुका है, ठीक है, 2 हो गया, हाँ बैलेंस हो गया। तो ये बना हमें, और क्या पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट नेम बता दो, नेम बता दो। तो NaOH क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, नाम बताने हैं, बच्चे ऐसे ही छोड़ आते हैं। क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन अलोंग विद द कोरेस्पॉन्डिंग प्लेसेस, प्लेस ही बताना है। क्लोरीन आपको Cl माइनस होता है ना, और अगर हम बात करें तो एनोड प्लस होता है, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस को, तो क्लोरीन मिलेगी एनोड पे, हाइड्रोजन पे H प्लस आयन होता है, प्लस अट्रैक्ट करेगा माइनस वाले चार्ज को, माइनस हुआ आपका कैथोड, तो ये बनेगा कैथोड पे, और ये बनेगा नियर कैथोड। सब कुछ हमारे नोट्स में है ये, ठीक है। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन लिख दिया, और पार्ट देखना, और पार्ट, इसका और पार्ट कह रहा है हाउ इज वॉशिंग सोडा, तो तीनों पार्ट हम कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अब इसका और पार्ट कर रहे हैं। कह रहा है बताओ मैं वॉशिंग सोडा कैसे बनाऊं सोडियम क्लोराइड से, गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने इससे क्या बनाना है, सबसे पहले आपने इससे बनाना है बेकिंग सोडा। देखो आपने ब्राइन लिया, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा, नमक और पानी, और 2 चीज़ें और, CO2 और NH3, आपको मिल गया बेकिंग सोडा, दैट इज NaSCO3, और जो बचा लिख दो, क्या बचा, NH4Cl, ठीक है। हमने सोडियम क्लोराइड लिया ना, NaCl से हमने पहले बनाया NaSCO3। अब हम क्या करेंगे, अब हम NaSCO3 पे हीट डालने वाले हैं, हीट डालोगे तो क्या बनेगा, CO3 से CO2 तो बनेगा ही बनेगा, और Na2CO3 बनेगा, और H2O और CO2 बैलेंस कर लेंगे, बहुत सिंपल है। अब Na2CO3 आ गया ना, अब Na2CO3 की बात, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है अपने पास, ये रहा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम Na2CO3 लेंगे और इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के डाल देंगे, तो ये बनाएगा Na2CO3.10H2O। तो ये 3 रिएक्शन हमने लिख के आनी है, और मैं बता रहा हूँ ये रिएक्शन में कई बार क्लास में बोली है ये बात, कि कई बार वो रिएक्शन को कंबाइन कर सकता है सॉल्ट वाली, और आपके सामने एग्जाम्पल है ये, कितना अच्छा पेपर बनाएगा, आपके सामने है, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन आपको लिखना है, गिव केमिकल रिएक्शन, 2 नंबर इसी के ही हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट कह रहा है इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंज इन द एनवायरनमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई ड्यूरिंग विच रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, टचिंग अ फ्लेम, फ्लेम को हाथ लगाना, वन वेज टू थिक कॉन्शियसली अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ बर्निंग एंड देन मूविंग द हैंड बट अवर बॉडी हैज सीन। एक्शन का नाम बता दो, तो गर्म चीज को हाथ लगाने वाले एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। एंड डिफाइन इट, ये डिफाइन करना है, ये हर बार बोर्ड में आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। क्या होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक
spontaneous, automatic and mechanical response to stimulus or sudden action. Mechanical, automatic and spontaneous response to stimulus or sudden action. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. राइट द रोल ऑफ मोटर एंड रिले न्यूरॉन. मोटर न्यूरॉन करता है, ब्रेन से मैसेज उठाता है, टू बॉडी पार्ट पे लेके जाता है. ठीक है. रिले न्यूरॉन आपका ना जंक्शन होता है, उसको मैसेज को आगे भेजता है. कहाँ से? सेंसरी न्यूरॉन से. कहाँ भेजता है वो? हमारे मोटर न्यूरॉन के पास. जो मैसेज जाता है वो रिले न्यूरॉन से जाता है. व्हाट आर द टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन द बॉडी? हमारी बॉडी में दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं. एक होता है सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. सीएनएस दो पार्ट से मिलकर बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह की नर्व्स होती है. एक होती है क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व जो होती है वो अराइज फ्रॉम ब्रेन होती है. सॉरी, स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होती है. अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होती है. ठीक है. मेरे इसमें आ तो नहीं रहा टेक्स्ट जहाँ मैं बैठा हूँ. अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो क्रेनियल नर्व होती है अराइज फ्रॉम ब्रेन होती है. ठीक है, याद रहेगा. ये आपका बन गया फ्लो चार्ट. कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, और पार्ट कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग. तो ये हम इरेज कर देते हैं ताकि इसके आंसर लिख पाए. तो वो कह रहा है विच पार्ट थिंकिंग. थिंकिंग में आता है आपका फोर ब्रेन. तो अगर प्रॉपर आंसर मैं बोलूँ जो आप एग्जाम में लिखोगे फोर ब्रेन, और यहाँ पे सेरिब्रम लिख देना. ठीक है, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट. पिकिंग अप ए पेंसिल, सेरिबेलम. सेरिबेलम ये किसका पार्ट होता है? हिंड ब्रेन का. ठीक है. कंट्रोलिंग बीपी ये तो मेड्यूला करता है, हिंड ब्रेन का पार्ट. कंट्रोलिंग हंगर ये होता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस. ठीक है. तो ये थे इसके पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन फिनिश. इसी के साथ हमारा एग्जाम होता है खत्म. आई होप आप सबको समझ आया होगा. ये बोर्ड में आया था 20 फरवरी 2025 को. ये था हमारा सेट 3. ठीक है. इसके अलावा सेट 1 और सेट 2 के सॉल्यूशन ही मैंने सारे डाल दिए हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप चाहते हो इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना, अभी मैंने इस पूरे पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. एक बार जरा चेकआउट कर लेना. ठीक है. उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर आपको दिया है, इस पे व्हाट्सएप कर देना या फिर कमेंट्स में लिख देना. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. अच्छा, अगर आप मुझसे कोई चाहते हो, कोई पेपर हो, कोई चीज़ हो जो आप सॉल्व करवाना चाहते हो, तो आप मुझे बताना. मैं स्पेशली आपके लिए वो वीडियो बना के आपको दूंगा. ठीक है. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय.